हाँ बच्चों, जल्दी स्टार्ट करके खत्म करते हैं ना। बोलो पहला लाइन, बुक्स ऑफ मिस्टर या बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बोलिए हम लोगों से क्या क्या मांगा है। एक्सट्रैक्ट ही मांग सकता है क्योंकि उसकी तो बैलेंस शीट बहुत बड़ी होएगी। ये तो खाली जेवी रिलेटेड डेटा हमको दिया है, तो लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल। तो अमाउंट आपको देना है डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस एक्सपेंस। ए लिमिटेड का बना रहे हो, याद रखना। बोलो कितना लिखूं? सब लोग सोचो, सब लोग बोलो। थैंक यू। क्यों बोले 4,20,000? क्योंकि 12,60,000 का जो फिगर है ऊपर, वो तो तीनों का है, तो टोटल फिगर है। अदर एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख लो। मेंटेनेंस बोला था ना वो लोग। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बोलो बेटा। नॉन करेंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, WDV बोलना होगा ना, WDV बोलना होगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो WDV रहता है। 23,80,000। अब ना एग्जाम में डिपेंड करता है कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। नहीं तो ये जो 23,80,000 का जो फिगर है, ये अरे यार, ये तो तुम 7140 को डिवाइडेड बाय 3 करके लाए ना। लेकिन हर एंटिटी, हर कंपनी तो चारों एसेट लिखेगा ना अपने बैलेंस शीट में। भले पीपी का एक नाम रहता है बैलेंस शीट के ऊपर, अंदर में, आउटर कॉलम में, लेकिन अंदर में नोट्स ऑन अकाउंट्स में तो इंडिविजुअल असेटों के नाम रहते हैं ना। तो ये जो वर्किंग हम लोग बनाए, इसको नोट्स ऑन अकाउंट्स के फॉर्मेट में 1/3 करके बनाना चाहिए। बोलो हाँ। और क्या लॉजिक है? क्योंकि हम लोग का है सब असेट, और ये डिप्रिसिएशन भी 1/3 हम लोग का है, दिख रहा है, और ये WDV भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। तो ये जो टोटल बेसिस पे बनाया गया है, अगर मार्क्स मान लो 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया, अब अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तुमको इतना वर्किंग नोट और नोट्स ऑन अकाउंट्स का तो स्कोप नहीं रहेगा। पर अगर 15 मार्क्स का आया, यस, तो ये पूरा नोट 1/3 करके, ताकि हमको 420 दिखे वहां पे, ताकि हमको 23,80,000 दिखे वहां पे। अरे यार, ये तो तुम निकाल के दिया ना, हमको उसमें दिखना चाहिए। और कुछ नहीं करना है, सेम नोट बनाना है। यहां लिख देना नोट, नोट, देख डिप्रिसिएशन में एक वर्ड ले नोट, यहां लिख दिया नोट, या नोट 1, एक साथ ही बनाना है। यही चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया। याद है ये 441 कॉलम करके बनाता था मैं, 441 कंपनी बैलेंस शीट, 111 करके तो बना ही सकते हैं। अरे बाबा, 441 का डेटा नहीं है, 111 का तो है, बना देंगे। ड्रॉप। बी और सी का भी 100% सेम रहेगा, तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, खाली लिख दो बुक्स ऑफ बी, बुक्स ऑफ सी, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड
will be same as above. अब ये तो सही और अच्छा काम हम लोगों ने किया. अब मैं एक लाइन और बोलूंगा. ये तो जेवी सबको देखोगे बड़ा चीज बोलूंगा. ये तो जेवी रिलेटेड डेटा है ना. हमारी अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत सारी होगी. ये तो खाली अभी नया पाइपलाइन बना है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए. हमारा अपना फैक्ट्री फैक्ट्रा भी तो होगा. वो सब का असेट मेरा अपना बड़ा वाला बैलेंस शीट में होगा. और उसके बाद अगर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया सब्सिडरी को मिला करके, मैं लिमिटेड हूं, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा. क्लियर हुआ? गुड. अब वो क्या मांगा है वो देखो. एक्स्ट्रा वाला जो मांगा है, जो घटिया चीज मांगा है, कौन सा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको लगता है आपको बनाना चाहिए? आप खुद बताओ. बनाना तो पड़ेगा, साला माफ कर देगा वो लोग. भले गलत क्वेश्चन है. जेवी का बनाना होगा. भले जेवी, भले बोलने दो, भले जेवी सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर अगला बोला है बैलेंस शीट बनाओ, तो बनाएंगे. जाएंगे कहां? अपने को मार्क्स मिलेगा भाई. क्लियर है? लिखो. Consolidated balance sheet. Equity and liabilities. Shareholders fund. शेयर कैपिटल. भले सुन के गुस्सा आए, ऑप्शन बता देना मेरे को, हम वही लिखेंगे जो तुम बोलोगे. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग एक ऐसा चीज बना रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. यू गॉट द पॉइंट? और मेरे को यह अच्छे से पता है बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 71,40,000 लिखना पड़ेगा. चार असेट है ना 71,40,000. इक्वल करेंगे तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कुछ तो लिखेंगे. जो नाम देने का मन दे दे. मैं तो दे दिया. अरे घटिया है, रॉन्ग है भाई. बैलेंस शीट मांगा है बाबू. अरे इसमें कोई सारा पीपी है कि कुछ इंटेंजिबल असेट भी है? देख लेना तो. इसका हम लोग का नोट बनाया हुआ अच्छा वाला. ये गुस्सा दिलाने का काम हुआ. मैं तुमको बता दे रहा हूं, ये सोया हुआ नाक को जगाया तुम. मैं तुमको बता दे रहा हूं, डसेगा जरूर. और अगला 3 से लेके 4 दिन के अंदर अंदर ही हम करेंगे ये वाला बवाल. तो उदित राज टारगेट में हम बता दे रहे हैं ना. सुनना मेरे बच्चे प्लीज, हो गया रे हंसी मजाक. ये सब तुम भी जानते हो कि हम हंसी मजाक में बोल रहे हैं. अब देखो, क्योंकि कोई एंटिटी ऐसा है ही नहीं, शेयर कैपिटल ऐसा है नहीं, बैलेंस शीट बनाने के लिए आप बोल दिए, नाम दे दिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. हमारा हाथ बंधा हुआ है. रॉन्ग क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन तो राइट करना होगा. तो हमको बनाना तो पड़ेगा ना बेटा. तो मैं क्या नाम दूं? कुछ भी नाम में प्रॉब्लम आ रहा था, शेयर कैपिटल ही नाम दे दिए. इसका भी फर्स्ट आइटम, इसका भी फर्स्ट आइटम. बंद करो.
यू गॉट द पॉइंट? सबको मालूम है शेयर कैपिटल होने के लिए शेयर इशू होना जरूरी है, पर यह भाषण तुम मेरे को दो हम तेरे को दें, कोई सेंस नहीं है। ड्रॉप करके आगे बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन देखो, हमारा क्या डर है, हेलो, कि जब क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, क्वेश्चन पेपर बनेगा तो ये चीज नहीं होगा। वो आपको कभी नहीं बोलेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, जैसे पिछला समय में कभी नहीं बोलेगा कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनाओ। वो यही बोलेगा रफ पी एंड एल फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट ऑफ एबीसी, वो ये लाइन बोलेगा। इस सम में जब आएगा तो वो यही बोलेगा ए बी और सी का एक्सट्रैक्ट बना के दो, जो बोला। और हम लोग अच्छे से ही बनाया भाई, हम लोग खुश थे बना करके, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी भी स्टूडेंट को नहीं था। तो ये राइट है। पहला वाला पोर्शन जो मांगा वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो रॉन्ग है। नहीं समझे? मैं क्यों बनवाया? मेरे को लगता है डर कि बाई चांस एग्जाम में अगर कॉपी पेस्ट हो गया, जो कि बहुत बार होता है, तो स्टूडेंट इस चक्कर में झूठ मूठ का फेल हो जाएगा कि वो पूरा दादागिरी दिखाने गया, पूरा आमिर खान बनने गया। क्यों बोला आमिर खान बनने गया? परफेक्ट होना है हमको। सलमान खान बाइक घुसा देता है हेलीकॉप्टर में, बाइक घुसा देता ना हेलीकॉप्टर में, और मूवी 400-500 करोड़ कमा लेता है, तो करें क्या? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 जब पढ़ोगे तो हाईएस्ट लेवल का गुस्सा आएगा। पढ़ना पड़ेगा बेटा, कहां जाऊंगा मैं? मेरा मजबूरी है, प्लीज। ब्रेक के बाद जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो मजबूरी है। क्यों किया आपको समझ में आ गया, सेकेंड टाइम रिपीट मत करो। बोलिए क्या मांगा है? अगेन वर्ड से तो प्रॉब्लम है हम सभी को, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, पहले ये बोलो हाँ या ना, और टोटल करके देख लो, टैली भी कर रहा है आराम से। देखो 4 और 1 5 और 2 7 और 13 20,06,000, और 9 और 3 12 6 18 और 2 20,06,000। तो अगर एक ट्रायल बैलेंस परफेक्टली बनाया हुआ है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक अलग से नीचे में दिया हुआ है, चेंजेस इन द इन्वेंट्री लिखने के काम आएगा, और अभी अभी चालू हुआ है ये जेवी, अभी अभी चालू हुआ है ये जेवी, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नहीं समझे? तो ओपनिंग स्टॉक 0 और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, तो पूरा चेंजेस इन द इन्वेंट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पीएल बैलेंस शीट तो बन ही सकता है, क्या नाराजगी है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नाम से नाराजगी हो सकता है, बट पी एंड एल एंड बैलेंस शीट तो इस डेटा से आराम से बन जाएगा, जो बनाएंगे हम। सर लेकिन ऊपर में जो लिख के दिया है वो क्या लिख के दिया है बोलो?
नहीं, पूरा पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो सर। रेवेन्यू और एक्सपेंस को 5:4 में डिवाइड करना है, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है, कैपिटल में 49:51 करना है। तो सर ये कहां पे करेंगे, इसका काम क्या करना है? ये नोट्स ऑन अकाउंट जब बनाओगे ना तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अरे हर आइटम का ए बी, हाँ लॉन्ग शॉट, वही, थैंक यू थैंक यू। वो जो लॉन्ग शॉट करोगे ना उसके काम आएगा। इसमें भी रीड करते वक्त जो चीज हमको दिखाई दिया है वो चीपनेस है, पर वो हम अभी तुम्हारे सामने रिवील नहीं करेंगे। यू फील इट, यू से टू मी कि सर ये तो ठीक नहीं है, अभी नहीं करो, एंड तक पहुंचाते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर बैड थिंग जो अलग से है। ओके चलो, कितना बार बोलोगे? 300 बार तो मैं देख लिया, सॉरी 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 सॉरी। लिखो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। शुभम ने जो भी कुछ देखा ना वो राइट देखा है, मुझे जो जितना सुनाई दिया। चल बोल ही दे, जब इतना बोल दिया है तो। गाली इसलिए कि बाद में देखने का बात था ना, मैं तो मना नहीं किया। सारे बच्चे देखते, एक साथ हम लोग काम करते उस चीज का, तो वो फील डिफरेंट होता ना क्लास के। वो अभी क्या, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। बोली P&L बना रहे हैं हम लोग। सुनना जरा, एसी चालू करके आ जाना एक और प्लीज। वो चालू ही नहीं किया हमको लग रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1, दोबारा बोल। सामने सीधे आउटर कॉलम में लिख दो क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अदर इनकम खोजो क्रेडिट साइड में, 13,05,000 के ऊपर नीचे खोजो। नहीं है छोड़ दो, टोटल कर लो। फुल फॉर्म चेंजेस इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में। पहले बताओ ब्रैकेट में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 0 है और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जब बड़ा होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ये चीज तो आपको याद कराए ना अच्छा से। नेक्स्ट आइटम, दो लाख से 1,000 कम, 13,5, 11,5,
2 लाख, खर्चा 1,000 रुपया ज्यादा है, तो मैंने 199,000 लिख दिया। टैक्सेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, छोड़ दिए। लेकिन इतना टाइम लगेगा सोचे नहीं थे ना। हमको तो लगा था हम आज AS13 को एक लेवल तक पहुंचा देंगे, स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। हाँ, कल तो करना ही है। प्लीज ऐसा मत करो। अभी 1-2 नहीं लिखते हैं, उधर 1-2 लिखे है ना। 5-6 कर देते हैं। उधर 1-2-3-4 लग गया था मेरा। हाँ, अब तो उपाय नहीं बना दिए तो। अरे अभी से टोटल क्यों करेंगे, लाइबिलिटी भी तो होगा। इस पे मार्क्स नहीं कटता, लेकिन ऐसा बनाने से लो, ये करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या चीज नोटिस किया, देखा क्या? बोला सर रियल में जब आप शेड्यूल 3 के सम्स बनाते थे ना, तो बैलेंस शीट पहले बनाते थे, क्योंकि वो पार्ट 1 है। बैलेंस शीट इज शेड्यूल 3 पार्ट 1, P&L इज शेड्यूल 3 पार्ट 2, तो उसको आप पहले बनवाते थे बैलेंस शीट को। यहां सर आप ऐसे ही बना दिए कि क्वेश्चन ऐसे ही है। बोलिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी का नाम। करेंट लाइबिलिटी का नाम, बहुत बढ़िया। ब्रेकअप है। अच्छा, तो अदर करंट असेट नाम दे देते, इन्वेंट्री लिख के अदर करंट असेट नाम दे देते।
बेचारा इतना देखा कि हमारा हाथ यहाँ पे है, तो बाहर का बेचारा 3 लाख पहले बोला, नहीं समझे। तो वो तो मेरा, मैं यही चाहता हूं हमेशा, पर हम ही को गुस्सा आ गया अचानक कि बेचारा ठीक ही किया। फिर हम बोले हम तो, मेरे लिए तो ठीक ही किया। 9 लाख। सो तुम और मैं समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बेकार सा कहानी है। जेवी का पीएल बैलेंस शीट को आप कंसोलिडेटेड पीएल बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, आप बोल रहे हैं, बट ठीक है, वी आर ओके। आप हमको दो ना जी ऐसा क्वेश्चन, हम लाएंगे ना 10 मार्क्स। कि इसमें और तो कोई बैलेंस शीट पीएल आप बना नहीं सकते, और कुछ बना सकते हो आप हमको बताओ। तो जो भी बच्चा रॉन्ग राइट जो भी करे, राइट ही करेगा। यस और नो। अब इसमें एक कहानी है कि हम लोग जब नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे। आइटम के नाम आइटम के सामने है। अब जैसे मान लो नोट नंबर 1 बना रहा हूं मैं, आप भी बनाओ प्लीज। नोट 1 का नाम बोलो, जितना शॉर्ट में हो सकता है प्लीज बनाओ। हाँ, RFO लिखो, RFO, और आगे बढ़ो। बोलो। सेल्स। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए का आएगा 725, बी का आएगा 580, टोटल का आएगा 13,05,000। हमको बहुत ऑनेस्टली इस लाइन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर 2 वेंचरर आके मिलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग रेवेन्यू 5:4 में डिवाइड करेंगे और कैपिटल में 49% डालूंगा, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमको कहां ऑब्जेक्शन है, थोड़ी देर के बाद हमको पता चलेगा वो बच्ची ने राइटली बोला। यही बात शुभम भी राइटली बोला था, आप लोग भी राइटली बोलेंगे, वहां तक हम लोग को पहुंचना है। ठीक है, बोलो। नंबर 2, जल्दी 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 जल्दी। इन्वेंट्री या असेट लायबिलिटी के बारे में क्या वर्ड लिखा है, देखो। ये असेट ही है, अल्टीमेटली तो क्लोजिंग स्टॉक की नो है ये। बोलो। नेक्स्ट बोलो।
5 नंबर नोट, प्रॉफिट का फिगर 99। ये दादागिरी है, ऐसे बच्चों को और मारता हूं मैं। 1,99,000। सेवन नंबर नोट का नाम दिया अनसिक्योर्ड की सिक्योर्ड? अब जरा बात करके देखो, मेरे को असेट का शेयरिंग भी कभी इक्वल होता है ना, हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि कैपिटल कम बेसी कंट्रीब्यूट किए, एसेट का शेयरिंग जो है आप लोग इक्वल करना चाहते हो। लेकिन ये जो प्रॉफिट का शेयरिंग इक्वल और रेवेन्यू एक्सपेंस का शेयरिंग 5:4, आपको लगता है प्रॉफिट एंड लॉस मैच करेगा? आपको लगता है इनकी बैलेंस शीट मैच करेगी इस डेटा से? मान लो ए अपना बैलेंस शीट अलग से बनाता है, खाली ए बैलेंस शीट बनवाओ, ए का, खाली ए का बैलेंस शीट बनाओ। ए का बैलेंस शीट बनाओ। ये तो जेवी से डेटा लाकर, जेवी से डेटा ले, तो जेवी का डेटा है, ये डेटा को वो अपने बैलेंस शीट की असेट साइड में तो लिखेगा ना। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी तो बनाया नहीं है। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी बनाता तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देता। 149,490 ना क्या एक तो फिगर बोले थे ना तुम लोग बेटा, देखना कितना बोला था, 159,99 ने क्या बोला था ना, 196,490 ए ने कंट्रीब्यूट किया ना उतना पैसा। अगर जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होता ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिख देते इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, काम खत्म। लेकिन यहां तो शेयरिंग का बात हो रहा है,
इसका मतलब जेवी जेसीओ के टाइप से बनाया गया है, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन के टाइप से, और शेयरिंग कर रहे हैं ये लोग आपस में खर्चा कमाई वगैरह को, प्रॉफिट को। ठीक है, तो अगर आप वहां से जो जो असेट आता है अगर आप उसको अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे तो आपको पीपी मिलेगा 3 लाख, इन्वेंट्री मिलेगी 50,000। ये लिखो मत लिखो मत लिखो मत लिखो मत, ये गलत है, प्रूफ कर रहे हैं। अदर करेंट असेट मिलेगा 1 लाख, लोन मिलेगा 1 लाख, करेंट लाइबिलिटी मिलेगी 50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा 99,500 और कैपिटल आप समझ पा रहे हो? तो सर क्वेश्चन बनाते समय इन सब चीजों का ध्यान दिया जाना जरूरी है। कुछ भी लिख देना जस्ट बिकॉज एक तो एस पढ़ लिया, इसमें क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सेटर ने क्या किया है, एस पढ़ लिया, शेयर 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 होता है कहानी, वहां पे लिखा हुआ रहता है, बना दिया क्वेश्चन, ले शेयर कर। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? तो बैडली ड्राफ्टेड क्वेश्चंस हैं ये तीनों। यू गॉट इट? ये सब चीज मेरे को क्या लगता है, पहली बार बुक बनी है ना, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में जब बुक रीप्रिंट होएगी तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। नहीं बड़ा टॉपिक नहीं आता तो है नहीं, जेसीओ जेसी। एक क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है, पढ़ो उसको, वो एज 13 का क्वेश्चन है, बस उसको पढ़ाएंगे तो फिर एज 13 स्टार्ट कर देंगे। पढ़े और एक बार पढ़ लो। ये टॉपिक डिस्कस हुआ नहीं है, एज 13 का क्वेश्चन है, बस अभी डिस्कस करके उसके बाद एज 13 स्टार्ट करेंगे। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एज 27 ना, रॉन्ग जगह पे लिख दिया गया है क्योंकि जेवी था। क्या चीज पे बात हो रहा है बताओ? 97.84 लाख रुपीस किसी वेंचरर ने जेवी में इन्वेस्ट किया। क्लियर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है और पार पे इन्वेस्ट किया है। जब से इन्वेस्ट किया उसके बाद से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, जेवी को लॉसेस हो रहे हैं, और क्यूएसआर लिमिटेड को ऐसा क्या नाम, जेवीआर लिमिटेड को ऐसा लगता है कि भाई उसने जो क्यूएसआर में इन्वेस्ट किया है उसका लॉस लिख लेना चाहिए, मतलब एक डिक्लाइन का लॉस लिख लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को गिरा देना चाहिए। वैसे क्यूएसआर लिमिटेड बोल रहा है कि हमको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे हम आने वाले दिनों में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जेवीआर लिमिटेड को इन्वेंट्री को नीचे गिराना है, क्या नाम, इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट को नीचे गिराना चाहिए या गिराना नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है। अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। क्या है? अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप अगले 1 साल के अंदर अंदर बेचने वाले नहीं हैं, अगले 1 साल के अंदर अंदर बेचने वाले नहीं हैं, आपके इंटेंशन से डिसाइड होगा, एक्शन से नहीं। समझे क्या बोला? अगर आप बेचने वाले नहीं हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। 2, वो इन्वेस्टमेंट आप अपनी बुक्स में कॉस्ट पे लिखेंगे, कॉस्ट पे। 3, लगातार आपको तो रखना है, आप कॉस्ट पे लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। लेकिन अगर आपको कभी भी बीच में 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना, 10 साल बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि देयर इज ए परमानेंट डिक्लाइन, देयर इज ए परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट जो आप लिख रखे हो 100 करोड़ रुपया में, मान लो 100 करोड़ में आपने खरीदा है, इसमें परमानेंट डिक्लाइन हो गया, इट्स ओवर, इसका 70 करोड़ ओवर, 30 करोड़ ओवर, और वो ऐसा डिक्लाइन हुआ है कि वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इट्स अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, इट्स नॉट अ टेम्पररी डिक्लाइन। जस्ट बिकॉज कोविड आ गया, मार्केट प्राइस शेयर का गिर गया, वैसा नहीं है। कंपनी बैठ गया, डीलिस्टिंग हो गई, इस तरह का डिक्लाइन, खत्म हो गया, प्रोमोटर जेल में है, ईडी सीआईडी ने ताला लगा दिया, सीबीआई ने वहां पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और मेरे इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू डिक्लाइन हो गया है। ऐसा वाला अगर डिक्लाइन हो ना, तो इन्वेस्टर को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को गिरा देना पड़ता है, लॉसेस को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दिस इज द ओनली सिनेरियो जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट से कम में दिखाया जाता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को गिराया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट पे ये जो 3 मिनट मैंने बोला, ये एज 13 में पूरा लिखाऊंगा, बोलूंगा भी दोबारा। इस कॉन्टेक्स्ट पे इस क्वेश्चन को कैसे जज करते हो? है ना, टेम्पररी डिक्लाइन लग रहा है ना, ये तो परमानेंट डिक्लाइन पढ़ के फील हो रहा है ना कि ये परमानेंट डिक्लाइन नहीं है, तो इसका लॉस का अकाउंटिंग होना नहीं चाहिए। बस इसको छोटा सा करके ऐसे लिख लो सॉल्यूशन को। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इनवर्टेड कॉमा में नाम लिखो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। कॉमा करके लिखो, ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट is measured at cost, is measured at cost, full stop. However, its carrying amount will be reduced to provide for a loss for a decline, for a decline which is permanent in nature. Which is, ये चीज हम लोग एज 13 में पूरा पैरा बना करके लिखना ही है हम लोगों को। पैरा चेंज करो। As per AS 27, investment in JV
is a long-term investment. And should be measured as per AS 13. लिंक कितना सही है? 27 में ये क्वेश्चन देने का लिंक कितना सही है कि भाई जेवी का इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कौन सिखाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिखाता है। ये लिंक है, इसलिए सम यहां पे दिया गया। अब नीचे लिखो, QSR लिमिटेड इज ए जेवी, टेस्ट करके लिखो JCE। कैसे पता चला ये जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है? लिमिटेड कंपनी बनाया गया, देखो इनकॉर्पोरेट किया गया। मैंने आपको बोला जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी का एहसास देगा आपको। नाम के अंदर वो एहसास छुपा हुआ है कि यस इट्स ए लिमिटेड कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी, फुल स्टॉप। It suffered losses in the first 2 years. In the first 2 years after the investments made by JVR Limited. Full stop. However, QSR Limited has a futuristic and profitable plans and the company will report profits in future. Para change. Therefore, decline in the value of investments. क्लोजिंग रिमार्क्स अपना दे दीजिए। इज टेम्पोररी इन नेचर, decline in the value of investment is temporary in nature, and the fall should not be provided for. Full stop. Investments should continue to be measured and recorded at cost. Continue to be measured and recorded at cost. जगह नहीं बना, रिस्क ले लिए थे। क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट शुड कंटिन्यू टू बी मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। सर ये फिर से बोल रहा हूं एज 13 का क्वेश्चन है, बट आपको बहुत कुछ एज 13 के बारे में पहले भी आइडिया लग चुका है। बोलो कौन से चैप्टर में? पूरे कंसोलिडेशन में। और ये कंसोलिडेशन आज अपना कंप्लीट होता है। ओके, कल से, हाँ कल क्लास है हमारी, कल से हम लोग एज 13 स्टार्ट करेंगे आज, और मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, इसका एमसीक्यू है क्या? बहुत डिफिकल्ट है। तुम पढ़ लिया है? नहीं, मजे पढ़ लिया है तो अलग बात है, बाकी ठीक है, एमसीक्यू करते हैं। देखो पेज नंबर बोलेगा मुन्ना 60।
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पढ़ना पड़ेगा फिर तो। द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर जेवी इन कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड एज कंटेन्ड in AS 27 applies only when consolidated financial statements are prepared by venturer। सही है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ही तो पीसी मेथड फॉलो करते हो भाई, स्टैंड अलोन में तो इन्वेस्टमेंट लिख के छोड़ देते हो। बी, द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर जेवी in CFS according to proportionate consolidation method as contained in AS 27 applies irrespective whether the consolidated financial statements are prepared by the venturer or not। क्या ये नहीं है, क्या ये माने कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट चाहे वो बनाए चाहे नहीं बनाए, एज 27 एप्लीकेबल होगा। मेरे को ऐसा लग रहा, लिखा हुआ ऐसे है, एक बार देखो तुम यही लिखा हुआ ना कि चाहे आप सीएफएस बनाओ चाहे आप सीएफएस ना बनाओ, एज 27 तो आपको अप्लाई करना ही होगा। मतलब स्टैंड अलोन में भी एज 27 का प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड आपको अप्लाई करना होगा, ये बोलना चाहता है। हेलो, रॉन्ग है बी, सी पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर इन जेवी, अच्छा बच्चों सुन लो, ये तो अच्छा एक बार पढ़ो, फिर आप लोग कॉमन सेंस आंसर करो ना, तो मैं फिर एक लाइन बोलूंगा, पढ़ो। एन इन्वेस्टर इन ए जेवी, इन्वेस्टर है ये, वेंचरर नहीं है, याद रखिएगा। चलते चलते हल्का सा एक दो लाइन हम बोले थे पढ़ाते वक्त, पर बहुत कुछ बोले नहीं थे। बोले ना पैसा शॉर्ट पड़ जाएगा तो हम किसी इन्वेस्टर को भी रोप इन कर लेंगे। पढ़ो क्या लिखा है। एन इन्वेस्टर इन ए जेवी विच डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल शुड रिपोर्ट इट्स इंटरेस्ट इन जेवी इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ AS 13, AS 21 and AS 23 as the case may be। What does it mean? नहीं, what does it mean? माने वो बोल रहे AS 27 एप्लीकेबल नहीं होगा, यही बोलना चाहता है ना। अब पढ़ ले ठीक से, क्योंकि ये किस तरह का सेंटेंस बना है, रे बाप रे बाप। हाँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हेलो। वो यही बोलना अगर चाहता है कि इन्वेस्टर को एज 27 का कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, आई एम हैप्पी। वो अपने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में एज 13 लगाएगा, ओके। अगर वो किसी को कंसोलिडेट कर रहा है तो वो 21 लगाएगा, ओके। अगर उसका कोई एसोसिएट है 23 लगाएगा, आई एम ओके। पर क्या वही चीज बोलना चाहता है कि क्या वो, एक बार पढ़ो तो फिर से, एक बार लाउडली पढ़ो। एन इन्वेस्टर इन जेवी विच डज नॉट हैव द जॉइंट कंट्रोल शुड रिपोर्ट इट्स इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर इन इट्स CFS इन अकॉर्डेंस विथ AS 13, AS 21 एंड AS 23। वो तो नहीं बोल रहा भाई, शुड रिपोर्ट इट्स इंटरेस्ट इन ए जेवी एज पर AS 13 होना पड़ेगा। एज पर AS 21 आप कैसे रिपोर्ट कर देंगे भैया? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं
বুঝতে পারছো কি বলছি? थोड़ा सुनो ठीक से। आपका जेवी में इंटरेस्ट मान लो 5% करे, आपका जेवी में इंटरेस्ट है 5% का, आपको कंट्रोल नहीं दिया गया है। हेलो, आपको कंट्रोल नहीं दिया गया है, तो आप इन्वेस्टर हैं, आप एज 13 के हिसाब से अपना अकाउंटिंग कीजिए। आपको कंसोलिडेशन करने तो मिलेगा नहीं, माने जेवी को तो आप कंसोलिडेट कर नहीं पाओगे। तो इन अकॉर्डेंस विद एज 13 हमको समझ में आता है, एज 21, एज 23 एज द केस मे बी से मैं मान जाऊंगा, ठीक है, एज द केस मे बी में अपना एज 13 का केस बनता है, नहीं समझे? बट एज 21 और 23 का केस यहां बन ही नहीं सकता। कैसे? वो लिखा क्या वर्ड देख, इन्वेस्टर है, इंटरेस्ट इन जेवी को। अच्छा, तुम लोग ये बोल रहे हो साला इंटरेस्ट उसके पास है और पूरा कंट्रोल आ गया उसके पास। ओ ओ ओ हेलो, रुको रुको, बढ़िया बात बोला, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। शिवम का इसमें पर्सपेक्टिव देखो, थोड़ा सोच देखो, हमको अच्छा लगा। शिवम बोल रहा है, सर वाई आर यू थिंकिंग ओनली 5% इंटरेस्ट? आप ऐसा सोचो ना कि उसका 95% इंटरेस्ट है, उसके पास कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल नहीं है। एग्रीमेंट आप बोले तो साइन अगर नहीं होगा तो जेवी नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन एग्रीमेंट तो, अच्छा वो एग्रीमेंट में नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मेरे को मानना मजबूरी है, बट ऐसा होता नहीं है। जेवी बनेगा 95%। अरे मैं हेलो, मैं तेरी बात मान जा रहा हूं, मतलब योर आंसर ओके, लेकिन जिसका 95% स्टेक होगा, फिर एक तो जेवी साइन अलग से कराया, कंट्रोल ज्वाइन। ठीक है, आप लोग लिखो, बी नंबर को टिक लगा दो, पॉइंट 2 इज इनकरेक्ट। फॉर मी सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट फॉर मी, बट नॉट दैट इनकरेक्ट जितना बी इनकरेक्ट है। बाकी इन बच्चों को लग रहा है नहीं सर, हम लोग तो सी को करेक्ट ही मान रहे हैं, क्योंकि एज द केस में भी लिखा हुआ है, जब मेरा जो लगेगा हम वो लगा देंगे। नो ऑब्जेक्शन। 2 नंबर क्वेश्चन, बी तो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, बी को टिक लगा दो। अगेन रीडिंग करके थोड़ा पुअर जैसा लगा, अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन बी ऑब्वियस था बोल करके बी को टिक लगा दिए हम लोग। इस वाला पैराग्राफ को चुन चुन करके प्रेजेंट कर दिया, कुछ भी ABCD चॉइस कुछ भी बना दिया है। चलिए 3 बी को टिक लगा दो, ठीक है। 3 नंबर, कौन JCA का फीचर नहीं है? पहला ही वाला देखो, नीचे में कौन करेक्ट होगा? A नंबर लगा दो टिक। 4 नंबर पढ़ो। JCE पूछ रहा है क्या? नया एंटिटी तो बनता ही है। आर द फीचर्स बोला कि आर नॉट द फीचर्स? तो 1 तो है ही। हाँ पढ़ो।
दूसरा भी तो ठीक ही है। तीन नंबर तो नहीं होगा भाई। वन एंड टू कहीं लिखा है क्या? लगा दे, टिक लगा दे। थ्री क्या बोल रहा है तुम लोग? मैंने थ्री क्यों नहीं होगा? क्या लिखा पढ़? ऐसा थोड़ी होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ना। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में आप लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो, सामने वाला एसेट खरीदता है। जैसे टाटा स्काई है, या मान लो हम लोग उसका बात कर रहे थे उस दिन, मारुति सुजुकी का। तो दो कंपनियों ने पैसा लगाया, फिर एक अलग कंपनी बनी। आप थोड़ी बैठ के रेवेन्यू और एक्सपेंस शेयर कर पाओगे। आपको प्रॉफिट का, कैपिटल का जैसे शेयर मिलता है, प्रॉफिट का शेयर जैसे मिलता है वही मिलेगा। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का शेयरिंग आप नहीं कर पाओगे। आगे ये कॉमन सेंस से जवाब देना पड़ेगा। हौले हौले पढ़िएगा। शांति शांति, क्या बोला क्या है? हम लोग करना क्या है? अच्छा, थ्री में क्या है? ये क्या मतलब? फॉर ऑल अदर केसेस। अच्छा, ऑल अदर केसेस मतलब लेस देन 20। अच्छा, ये इस तरह से क्वेश्चन बनाया है, तो इसका मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है कि जेवी होने के लिए 50-50 होना जरूरी है। ओ, ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि अच्छा, तो मैं अगर मेरा मोर देन 51 हुआ तो हमको सब्सिडरी बना करके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। 20 से 50। अच्छा, एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं। पीओ ऊपर का लाइन पढ़ना बेटा। फ्रॉम द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। ओके, एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। हेलो एवरीबॉडी, फिर से क्यों हंसा वो? क्या किया? शो क्या किया उसको? क्या हुआ बता? अरे तुम क्यों मोबाइल दिखाया उसको? एनिमल आ गया अपने। ओके, सुनो ना, अच्छा क्वेश्चन बना फिर इस हिसाब से कि हम लोग का पीसी मेथड से डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट 51 या 51 से ज्यादा है तो मैं उसको सब्सिडरी बना दूंगा, फुल कंसोलिडेशन करूंगा। 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा और 50 तक है
तो मैं एसोसिएट बना दूंगा। 20 से भी कम है तो प्लेन इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करो, सभी तो राइट है। फिर डी क्या है? एक मिनट रुकिए, मैं समझा सकता हूं। फॉर दिस पर्पज द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द डेट ऑन विच जेवी रिलेशनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सर कैसा होता है ये बता दीजिए, बड़ा चीज है। हेलो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये हम लोग फाइनल में सम कराते हैं, और एक बार तो सीए फाइनल में इस चीज को लेकर के पूरा 20 मार्क का सम आया, बड़ा सारा। सर ये क्या चीज है जरा बताएंगे? सुनिए क्या चीज है, आप पकड़ पाएंगे चीज को बहुत आराम से। हाँ, आप खाली 2 मिनट मेरा साथ दीजिएगा, हम जैसे बोल रहे हैं उसको फील कीजिएगा। खाली ये लाइन बता रहे हैं, इररिलेवेंट फॉर यू। जब ना जेवी से आप बाहर निकलते हो, आप अभी तक तो जेवी को कंसोलिडेट कर रहे थे, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड आप तो यूज कर रहे थे, तो आप उसकी एसेट लायबिलिटी को 50-50%, एक बार 50 बोल रहा हूं, 50-50% करके लिख रहे थे अपनी बैलेंस शीट में, सीएफएस में। गुडविल भी आप लिखे थे, लायबिलिटी भी आप लिखे थे। तो आपकी बैलेंस शीट में जेवी आधा जिंदा था, पूरा आधा जिंदा था। अब मान लो कि असेट में आप उसका 400 करोड़ का असेट लिखे हो, लायबिलिटी उसकी 100 करोड़ की लिखे हो, उसकी टी शेप की बैलेंस शीट है। और गुडविल मान लो 70 करोड़, जो आपका इन्वेस्टमेंट का 70 करोड़ आया था ना गुडविल भी इसमें आउटर कॉलम में आता है। तो इतना चीज आप उसके रिगार्ड का लिख चुके हो या लिखे हो अपने सीबीएस में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब जिस दिन आप बाहर चले जाओगे, 1 + 2 - 3, क्या बोला? दिस विल बी रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। दिस विल बी रिगार्डेड, नो फेयर वैल्यूएशन। इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा। और वहां पे वो लिखा है कि फेयर वैल्यू को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, नहीं, वो अलाउड नहीं है। ये वो बोलना चाहता है। मैं समझा पाया आपको ये चीज? चलो।